बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पाला क्या बदला? वो बीजेपी को छोड़कर आरजेडी कांग्रेस वाले महागठबंधन में क्या आए? पटना से ज्यादा दिल्ली वाली राजनीति गर्मा गई। अब यह मुद्दा उछाला जाने लगा है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। तो इंडिया चाहता है मैं, आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री की कुर्सी एक है, लेकिन पीएम मोदी को चुनौती देने के लिए कितने दावेदार खड़े हो गए। आपको मैं यह भी दिखाऊंगा कि रेवड़ी कल्चर से देश कितना पीछे जा रहा है, और आप यह भी देखेंगे कि बादलों का बदलापुर कैसे इंसानों को बहाकर ले जा रहा है। शुरुआत प्रधानमंत्री पद को लेकर महत्वाकांक्षाओं और दावेदारी से करते हैं। आज पीएम मोदी के सामने विपक्ष में जितने नेता हैं, उनमें किसी में कुछ कमजोरी है, किसी में कुछ। हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा है। 2024 में क्या इनमें से कोई नेता पीएम मोदी को चुनौती दे सकता है? ऑप्शन ए नीतीश कुमार, ऑप्शन बी ममता बनर्जी, ऑप्शन सी है राहुल गांधी। आप एबीपी न्यूज के ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज पर जाकर अपना जवाब जरूर दीजिए। आपका फाइनल जवाब मैं शो के आखिर में दिखाऊंगा। 2024 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे ये अटकलें तेज हो रही हैं कि पीएम मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा कौन होगा। जितने दावेदार थे, उनमें एक नया नाम नीतीश कुमार का जुड़ गया है। अब सवाल है कि विपक्ष में जितने भी पीएम के दावेदार हैं, क्या उनमें से कोई पीएम मोदी को चुनौती दे पाएगा? आपको हम एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। न विपक्ष के आरोप प्रधानमंत्री मोदी की छवि को छेद पाते हैं, न सियासत का खेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेवर को ढीला कर पाता है। वो कितनी ही झाड़ फूंक कर ले, कितना ही काला जादू कर ले, अंधविश्वास कर ले, जनता का विश्वास अब उन पर दोबारा कभी नहीं बन पाएगा। विपक्ष का हर दांव पीएम मोदी की शख्सियत से टकराकर चूर हो जाता है। यही वजह है कि 2014 से उनकी लोकप्रियता और जनाधार का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब पीएम मोदी की जीत के उस अश्वमेध के घोड़े को पकड़ने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए हैं। हम किसी चीज के उम्मीदवार का हम कोई दावेदारी नहीं, लेकिन इतना तो जरूर कर दीजिए ना कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, वो अपना बस यहीं से एक साथ तीन सवाल उठते हैं। सवाल नंबर 1, पीएम मोदी के खिलाफ क्या विपक्ष एकजुट है? सवाल नंबर 2, क्या विपक्ष किसी एक नेता के नाम पर तैयार होगा? सवाल नंबर 3, जनता के बीच किसका कितना असर रहेगा? तो शुरुआत पहले सवाल से करते हैं। इसको समझने के लिए 23 मई 2018 की इस तस्वीर को देखिए। बेंगलुरु में जेडीएस कांग्रेस की सरकार बनी। देवेगौड़ा के बेटे कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बने तो उस शपथ ग्रहण समारोह में समूचा विपक्ष उमड़ पड़ा। उससे लगा कि विपक्ष एकजुट हो रहा है, लेकिन कुछ समय बाद ही विपक्षी एकता की गिल्ली उखड़ गई। ठीक एक साल बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष तिनका तिनका बिखर गया। आज भी हालात कैसे नहीं सुधरे हैं, उसको आप राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से समझ सकते हैं। नीतीश कुमार आज विपक्षी एकता के पोस्टर बॉय बने हैं, लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों चुनाव में वोट दिया एनडीए उम्मीदवारों को। ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति चुनाव में अपनी पार्टी के यशवंत सिन्हा को विपक्ष का उम्मीदवार बनवा दिया, लेकिन जब उपराष्ट्रपति चुनाव की बारी आई तो कांग्रेस की मार्गरेट अल्वा को वोट डालने से कन्नी काट गईं। उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी से थे, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में वोट एनडीए उम्मीदवार को दे गए। वैसे ही हेमंत सोरेन भी झारखंड में सरकार कांग्रेस के साथ चलाते हैं, लेकिन वोट दिया एनडीए उम्मीदवार को। तो सवाल है कि इस बार क्या नीतीश कुमार की पाला बदली विपक्षी एकता का चुंबक बनेगी? जो तेजस्वी कल तक स्टैम्प पेपर पर लिखकर देने को तैयार थे कि नीतीश से मिलेंगे नहीं, उनको भी लगता है कि नीतीश का करिश्मा तो नेशनल है। नीतीश कुमार के साथ कभी भी नहीं जाएंगे। एकदम चलिए, आप वकील कराइए, मेरा कोर्ट में चलिए और एफिडेविट करवा दीजिए। ये पेपर का कोई मतलब है? देश में अगर सबसे कोई अनुभवी मुख्यमंत्री है
तो नीतीश कुमार जी हैं। सबसे अनुभवी, परिपक्व और काम तो किया ही है। अब दूसरे सवाल पर आते हैं कि क्या विपक्ष एक नेता के नाम पर रजामंद हो जाएगा? एक पुरानी कहावत है कि एक अनार 100 बीमार। बीजेपी और एनडीए में सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी हैं और उनका नाम है। दूसरी तरफ विपक्ष में जितनी पार्टी हैं, उतने चेहरे घूम रहे हैं। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और उसमें राहुल गांधी हैं। जेडीयू में नीतीश कुमार उभरता नाम हो ही चुके हैं। बंगाल से ममता की हुंकार पिछली जीत से दिख ही रही है। दिल्ली के बाद पंजाब जीतकर केजरीवाल भी अपना दमखम दिखा रहे हैं। दक्षिण में तेलंगाना से के चंद्रशेखर राव भी मोदी विरोध की धुरी बनना चाहते हैं। और रही बात शरद पवार की, तो पिछले 3 सालों से पीएम दावेदारों में उनका नाम उछलता रहा है। लेकिन एक का नाम उभरा नहीं कि दूसरा दबाने में लग जाता है। नीतीश के नाम पर ही विपक्षी दलों का रुख देख लीजिए। जो बिहार ने जो सैक्रिफाइस किया है, वैसे ही सैक्रिफाइस हर एक रीजनल पार्टी और हर एक ऑपोजिशन पार्टी को करना पड़ेगा। क्योंकि इस बड़ी राजनीति को मैं नहीं करता हूं, लेकिन देश को चेहरा मिलेगा, कौन होगा ये मैं नहीं कह सकता। वो लेडी जो है, लेडी ऑफ सब्सटेंस ममता बनर्जी, पूरे विश्व में एक रोल मॉडल बनकर उभर कर आई। अभी विपक्ष यही नहीं तय कर पा रहा कि किसके नाम पर वो हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता के बीच जाएगा। इसी से जुड़ा तीसरा सवाल है कि जनता के बीच किसका कितना असर रहेगा। पीएम मोदी ने 2014 से बड़ी जीत 2019 में हासिल करके अपनी कामयाबियों की एक बड़ी लकीर खींच दी है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब उससे भी लंबी लकीर खींचने के लिए समूचे विपक्ष को एकजुट करने वाला एक ऐसा चेहरा दिख नहीं रहा जिसका राष्ट्रव्यापी असर हो। बीजेपी इसी पॉइंट पर 2024 की रेस में खुद को विजेता महसूस कर रही है। 7 जन्म क्या, 7 जन्म क्या, 49 जन्म भी लेंगे तो प्रधानमंत्री बनने वाले नहीं है। कि महत्वाकांक्षा सब पर भारी है प्रधानमंत्री बनना। क्या बनेंगे प्रधानमंत्री? यहाँ तो जगह नहीं है कि उम्मीदवारों हों। 2024 में सत्ता के सबसे बड़े अनार के लिए कई दावेदार कतार में हैं, मगर होगा क्या, ये देश की जनता को तय करना है। जी, तय तो जनता को ही करना है। 2024 के लिए अब से ही चुनावी रणनीति बनाई जा रही है। विपक्ष ये चाहता है कि वो सत्ता में आए, लेकिन उसके सपने बटे हुए हैं। अब आप देखिए कि पीएम मोदी के खिलाफ जिन लोगों का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए आता है, उनकी ताकत क्या है और कमजोरी क्या है। तो सबसे पहले राहुल गांधी की बात कर लेते हैं। उनकी ताकत यह है कि वो देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेता हैं, लेकिन कमजोरी ये कि वो पार्ट टाइम राजनीति करते दिखते हैं। कई अहम मुद्दों पर एक्टिव होंगे, कई मुद्दों पर गायब हो जाएंगे। राहुल की ताकत यह है कि उनकी पार्टी का देशव्यापी प्रभाव है, लेकिन खुद राहुल गांधी जनसंपर्क के मामले में कमजोर हैं। उनकी ताकत है कि उन्हें 18 साल से संसदीय जीवन का अनुभव है, जबकि कमजोरी यह है कि उनकी अगुवाई में कांग्रेस जीती कम है, हारी ज्यादा। अगर ममता बनर्जी की बात करें तो उनकी ताकत उनकी फाइटर वाली छवि है, लेकिन कमजोरी ये कि उनमें स्थिरता की कमी है। वैसे ही बंगाल में विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक उनकी ताकत है, लेकिन कमजोरी ये कि वो बंगाल तक सीमित हैं। नीतीश कुमार की बात करें, नीतीश कुमार सुशासन वाली छवि उनकी ताकत है, लेकिन बिहार तक सिमटी उनकी राजनीति उनकी कमजोरी है। दूसरे दलों के नेता भी उनके अनुभवों के कारण उन्हें स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि वो कब पलटी मार जाएं, ये किसी को पता नहीं होता। एक नाम अरविंद केजरीवाल का भी है, जिनकी जुझारू छवि उनकी ताकत है, लेकिन कमजोरी है कि वो दूसरी पार्टियों में मान्य नहीं है। दिल्ली के पंजाब जीतना उनकी ताकत को बढ़ाता है, लेकिन यूपी से लेकर गोवा और उत्तराखंड में वो नाकाम भी रहे। इन सब के बीच शिवसेना नीतीश कुमार के पक्ष में उतरती दिख रही है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में नीतीश कुमार का समर्थन किया गया, फिर भी विपक्ष के लिए आगे का रास्ता क्यों नहीं आसान दिखता है, इसे समझने के लिए आप देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।
बात 2024 की हो रही है, यानी 2 साल बाद की, तो हमें एक झलक 2019 की देखनी होगी, यानी 3 साल पहले की। उस चुनाव में नरेंद्र मोदी ने दोबारा ऐसी जीत हासिल की थी जो 48 साल बाद किसी प्रधानमंत्री को मिली। लोकसभा का जनादेश हम सब देशवासियों के पास नए भारत के लिए जनादेश लेने के लिए गए थे। देश की कोटि कोटि नागरिकों ने इस फकीर की झोली को भर दी। तब भी विपक्ष अपने अपने हथियारों से लैस था। अब बिहार के तख्ता पलट के बाद विपक्ष में नई ऊर्जा आ गई है, लेकिन 3 साल पहले का घटनाक्रम यही बता रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी से पार पाना मुमकिन नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अपनी न्याय योजना से लैस होकर आई थी, जिसमें आम आदमी की जिंदगी सुधारने का वादा था। इससे ठीक पहले वो झारखंड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सरकार बना चुकी थी और राफेल रक्षा सौदे पर राहुल गांधी लगातार पीएम को घेर रहे थे। लेकिन चुनाव के नतीजों ने बता दिया कि लोगों ने राहुल गांधी पर नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा किया। चौकीदारों को चोर कहा और जब चौकीदार सारे मैदान में आए और हर हिंदुस्तानी चौकीदार कहने लगा तो उनके मुंह पे ताला लग गया। क्या बोला तुमने? कहते हैं चोर है। 2014 में बीजेपी ने 272 सीटें जीती थीं। उनमें 73 सीटें तो यूपी से आई थीं। उसमें भी बीजेपी को 71 सीटें मिली थीं। लेकिन 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने हाथ मिला लिया। तब माना गया कि ये इतना मारक समीकरण है कि बीजेपी के लिए यूपी जीतना आसान नहीं होगा। लेकिन पीएम मोदी ने जनता से जो अपील की तो लोगों ने दिल खोलकर उन पर भरोसा किया। बुआ हो या बबुआ, यूपी की समझदार जनता को ये लोग सिर्फ जाति में बांटकर देखते हैं। उपचुनाव में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे। तब उन्होंने 17 सीटों पर चुनाव लड़कर 16 सीटें जीती थी। लेकिन आज नीतीश का रुख बता रहा है कि अगला चुनाव वो बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे। सवाल है कि वो लड़ने के लिए होगा या लड़कर जीतने के लिए होगा। नीतीश कुमार की पार्टी का मकसद साफ दिखता है कि वो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटाना चाहते हैं। जेडीयू का गणित है कि बीजेपी को 303 सीटें मिली थी, यानी बहुमत के लिए जरूरी 272 से 31 सीट ज्यादा। जेडीयू को लगता है कि अगले चुनाव में बीजेपी पश्चिम बंगाल की जीती हुई 18 सीटें हार जाएगी और बिहार की 17 सीटें, यानी 35 सीटों का सीधा घाटा। इस तरह बीजेपी सिर्फ पश्चिम बंगाल और बिहार के जरिए बीजेपी को 268 पर ला देगी, यानी बहुमत से 4 नीचे। अगर बाकी राज्यों में भी बीजेपी की हार हुई तो जेडीयू इस तरह पीएम मोदी को रोक देगी। लेकिन अगर बीजेपी का अपने दम पर भी बहुमत नहीं रहेगा तो इसको भी वो अपने लिए फायदे का सौदा मान रही है। बहुमत का आंकड़ा 272 है। 30 का संख्या उनको ज्यादा है। बंगाल से उस 30 में 16 बंगाल से हैं और बिहार में 17 गो हैं। 272 के नीचे जहां आए उनके पटिया में जो तानाशाही चल रहा है सब तो खटवाया हुआ, हम लोगों से भी मिलता है ना लोग। विपक्ष का नया चेहरा बने जेडीयू के आज के गणित को पीएम मोदी ने पिछले चुनाव में ही समझ लिया था। इसको समझने के लिए आप 2019 के चुनाव से पहले पीएम मोदी का ये बयान सुनिए। ये पहला अवसर है जब सिर्फ एक व्यक्ति के विरोध में सब एकजुट हो रहे हैं। ये सारे मिलकर अब देश में एक मजबूर सरकार बनाने में जुट गए। वो नहीं चाहते कि देश में मजबूत सरकार बने और उनकी दुकान फिर बंद हो जाए। 2019 से 2022 आते हुए भी राष्ट्रीय फलक पर तस्वीर बहुत ज्यादा नहीं बदली है। किसानों के जबरदस्त आंदोलन और विरोध के बावजूद यूपी का चुनाव जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी की छवि के नाम पर बीजेपी जीत गई, वो बताता है कि विपक्ष को अभी काफी मेहनत करने की जरूरत है। और अब जल्दी से ये समझ लीजिए कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में चलने वाली बीजेपी दूसरे दलों से आगे क्यों है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा बड़ा चेहरा है। दूसरी बात यह कि बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है और चुनाव दर चुनाव पूरा एक्टिव रहती है। यह इकलौती पार्टी है जिसने बूथ स्तर तक अपना माइक्रो मैनेजमेंट मजबूत किया।
पहले इसकी हिंदुत्ववादी छवि थी, लेकिन बाद में राष्ट्रवादी छवि भी जुड़ गई। बीजेपी की एक ताकत यह भी है कि विपक्ष में एकजुटता नहीं है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है पटना से। बिहार में महागठबंधन की सरकार तो बन गई, लेकिन मंत्रालयों को लेकर मतभेद सामने आने लगे हैं। कांग्रेस ने यह मांग की है कि उसे कैबिनेट में सम्मानजनक स्थान चाहिए। अब यह साफ नहीं कि सम्मानजनक संख्या क्या है। वहीं हम के नेता जीतन राम मांझी भी 4 विधायकों के दम पर 2 मंत्री पद चाहते हैं। तो आप देखिए सरकार बनते ही किस तरीके से मतभेद की खबरें आनी शुरू हो गई हैं। दूसरी तरफ एबीपी न्यूज को खबर यह भी मिली कि लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने स्वास्थ्य मंत्रालय की मांग की है। हालांकि एबीपी न्यूज ने जब तेजस्वी से यह सवाल पूछा वो टाल गए। अब आप सुनिए कि बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास क्या कहते हैं। सम्मानजनक सब पार्टी घटक को सम्मानजनक व्यवहार हो, यही है। और जहाँ तक संख्या की बात है मिनिस्टर कितना बनेंगे, उसमें हम इतना चाहेंगे कि कांग्रेस को सम्मानजनक जो भी स्थिति हो वो मिलेगा। अब जो ये सम्मानजनक शब्द है इसके क्या मायने मतलब है जरा समझते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश कुमार हमारे साथ पटना से जुड़ गए हैं। प्रकाश, ये सम्मानजनक क्या किसी सिर फुटअव्वल की तरफ इशारा कर रहा है? देखिए, ये एक बात तो साफ है कि जो मंत्रालय बंटवारे को लेकर बात हुई है उसमें 2 घटक है। एक है महागठबंधन और दूसरी तरफ है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के साथ में हम पार्टी है और दूसरी तरफ महागठबंधन में 7 पार्टियां हैं, जिसमें लेफ्ट पार्टी ने अभी तक दावा नहीं किया। तो ऐसे में कांग्रेस और आरजेडी दोनों के खाते में बीजेपी के पास, बीजेपी के कोटे में जितनी सीटें थी उसको देने की बात हुई है। अब महागठबंधन की पार्टियां जैसे आरजेडी और कांग्रेस के पास, जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि 17 सीटें उनको दी गई है, 17 मंत्री पद। तो ऐसे में 17 में से कांग्रेस को कितना दिया जा सकता है, क्योंकि कुल 36 है, जिसमें से 32 पर मंत्रिमंडल में शपथ होना है, 2 और 4 और रहेगा बाकी। तो ऐसे में 17 सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस के बीच में किस तरह से बंटवारा होता है ये देखना होगा। और यही वजह है कि भक्त चरण दास का ये स्टेटमेंट आना कि सम्मानजनक होना चाहिए। अच्छा, ये मंत्रियों के नाम का ऐलान कब तक हो जाएगा प्रकाश? कुछ अंदर खाने से जानकारी मिल पा रही है क्या? देखिए, तेजस्वी यादव दिल्ली रवाना हो गए हैं। वो जो आरजेडी की तरफ से जो नंबर फाइनल हुआ है उस पर किन किन नामों का है वो अंतिम मुहर लगना है। और ये बताया जा रहा है कि 16 तारीख को शपथ ग्रहण कराया जा सकता है 15 अगस्त के बाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।